साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के व्याख्यान में हम जानेंगे महात्मा गांधी की आत्मकथा के बारे में, जिसको स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ लाइफ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग। तो महात्मा गांधी की सत्य के साथ प्रयोग की इस कहानी के बारे में हम संक्षिप्त बातचीत करें, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पुस्तक को, जिस पुस्तक की हम समीक्षा कर रहे हैं और जो पुस्तक मैं आपके सामने चलचित्र में संक्षिप्त स्वरूप में लेकर आ रहा हूँ, उसके प्रकाशक और लेखक कौन है। साथियों, ये पुस्तक है गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी वह पुस्तक है जिसे उनकी आत्मकथा का दर्जा हासिल है। बापू ने यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। हिंदी में इसके अनुवाद कई लोगों ने किए। यह किताब दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा का लेखन 20वीं शताब्दी में सत्य, अहिंसा और ईश्वर, तीन चीज़ें यहाँ पर लेखक ने लिखी है, ट्रूथ, नॉन वॉयलेंस एंड गॉड। इन तीनों का मर्म समझने और समझाने के विचार से किया था। गांधी ने अपनी आत्मकथा 29 नवंबर 1925 को इस किताब को लिखना शुरू किया था और 3 फरवरी 1929 को यह किताब पूरी हुई थी। गांधी अध्ययन को समझने में सत्य के प्रयोग को एक प्रमुख दस्तावेज का दर्जा हासिल है, जिसे स्वयं गांधी जी ने कलमबद्ध किया था। ये उल्लेखनीय कि हमारे पास मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा है, जो 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक है, जो हमें अपने स्वयं के दृष्टिकोण से अपनी कहानी प्रदान करता है। आइए साथियों, महात्मा गांधी की इस आत्मकथा को लेखक ने 5 भागों में विभाजित किया है। लेकिन यदि संक्षिप्त स्वरूप में हम इस आत्मकथा को समझना चाहते हैं तो इसके 3 स्टेजेस हो सकती हैं, 3 टाइमलाइन हो सकती हैं, 3 भाग हो सकते हैं। नंबर 1, अफ्रीका जाने से पहले गांधी का जीवन। नंबर 2, अफ्रीका में गांधी का जीवन। और नंबर 3, अफ्रीका से वापस भारत लौटने के बाद गांधी का जीवन। तो 3 स्ट्रक्चर में गांधी ने के इस जीवन व्यवस्था को हम बांट सकते हैं, और जहां उन्होंने अपने जन्म, विवाह और संघर्ष की कहानी बयां की है। आत्मकथा प्रत्येक उस व्यक्ति को लिखनी चाहिए जिसकी अपनी कहानी होती है। आत्मकथाएं हमें उस काल के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक तकनीकी परिप्रेक्ष्य से रूबरू कराती हैं, जिस संरचना में, समय में और व्यवस्थाओं में उस लेखक ने अपना जीवन जिया है। तो स्किनर नामक लेखक का कहना है कि हमें किसी भी घटनाक्रम को उस कॉन्टेक्स्ट में और उस संदर्भ में समझना चाहिए, जिस संदर्भ में, जिस काल में, जिस व्यवस्था में वो लिखी गई थी। तो हम ये बात कर रहे हैं आज 2024 में, और गांधी की आत्मकथा 1925 से 29 में लिखी गई, यानी कि ठीक आज से लगभग 100 साल पहले गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। और तब गांधी की उम्र क्या थी, अगर हम ये बात करें तो गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, यानी कि 31 साल 1900 ईस्वी तक और लगभग 25 साल वो। आप ये मान सकते हैं कि गांधी ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उनकी उम्र 31 और 20, 41, 51, 55 और 4, 55, यानी कि 50-55 साल की उम्र में गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। अपनी आत्मकथा की समाप्ति के लगभग 18 वर्षों के बाद गांधी का देहांत हो गया, यानी कि देहांत नहीं, हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा के पुजारी की हत्या हिंसक संगठन के
सदस्य नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई, जो कि बेशक इटली के नायक डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी की ट्रूपर्स और हिटलर जर्मनी के नाजी नायक स्टॉर्म ट्रूपर्स जैसे ही संगठनों के माध्यम से गांधी को हिंसा का सामना करना पड़ा और उन्हें 3 गोलियों से मार दिया गया। तो आइए जानते हैं कि गांधी की इस हिंदी में जिस आत्मकथा का अनुवाद किया गया, मूलतः जो गुजराती में लिखी थी, उसमें क्या क्या कंटेंट हैं, और एक आत्मकथा जिसको हम ये कह रहे हैं कि बहुत से लोगों के द्वारा पढ़ी जा रही है या लेखक ये क्लेम कर रहे हैं कि वह सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है, तो उस आत्मकथा में क्या क्या है जो हमें आत्मकथा लिखने की प्रेरणा देते हैं और क्या उसकी सच्चाई है जिससे हम रूबरू होते होंगे। प्रस्तावना के बाद पहला भाग है जिसमें गांधी ने जन्म के बारे में, अपने बचपन के बारे में, बाल विवाह के बारे में, पतित्व के बारे में, हाई स्कूल, दुखद प्रसंगों के बारे में, चोरी और प्रायश्चित, पिता की मृत्यु और अपनी दोहरी शर्म के बारे में, धर्म की झांकी, विदेश जाने की तैयारी, जाति से बाहर करने की धमकियां, आखिर विलायत पहुंच जाना, सभ्य पोशाक, लज्जाशीलता, धर्मों का परिचय, निर्बल के बलराम, महाप्रदर्शनी, बैरिस्टर बनना और उनकी परेशानी। ये विशेष रूप से भारत में अपना जीवन शुरू करना और ब्रिटेन में वकालत की डिग्री, बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर लेना, यहाँ तक की कहानी है। इस कहानी को अगर मैं बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो गांधी हिंदू सामाजिक व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था की तीसरी श्रेणी में आता है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी गांधी तीसरी श्रेणी में है और वह दूसरी श्रेणी का गुलाम है। क्षत्रिय पहली श्रेणी के गुलाम, वैश्य दूसरी श्रेणी के गुलाम, शूद्र तीसरी श्रेणी के गुलाम और पंचमा जो वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। मनुस्मृति के अनुसार और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण व्यवस्था एक अलग अलग समूह में इसको डिवाइड किया गया है, जिसके गांधी पूर्ण समर्थक थे। इसलिए गांधी को जाति से बाहर करने की धमकी भी दी गई और बहिष्कृत करने का निर्णय भी किया गया। विदेश जाने को लेकर, मांस को खाने को लेकर, ड्रग्स का प्रयोग करने को लेकर तमाम तरह की चीज़ों के हम देखते हैं। इसके साथ साथ गांधी ने अपने जीवन की कुछ सच्चाइयाँ भी लिखी हैं, मिथ्या बातें भी लिखी हैं। किस तरह से वो स्कूल में थे, कैसे व्यवहार करते थे, किस तरह से वो वहाँ सारे लोगों के संपर्क में आए और फिर इसका काउंटर करते हैं, वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट आगे चलकर बनाते हैं। तो ये सब, और गांधी जिनके पिता की 4 पत्नियाँ थी और गांधी की पिता की जो चौथी पत्नी थी, चौथा विवाह जो हुआ था, पुतलीबाई गांधी, उसकी संतान थे। तो कहने का मतलब है कि उस समय जो बहुपत्नी प्रथा आप कह सकते हैं या बहुविवाह आप कह सकते हैं, या पुरुष को ज़्यादा विवाह करने की स्वतंत्रता रही होगी, इसलिए ऐसा हुआ होगा 100 साल पहले। और खुद गांधी का विवाह भी, जिसे आज हम बाल विवाह कहते हैं, तो कम उम्र में लड़कियों की और लड़कों की शादी कर दी जाती थी। ये उस समय के समाज का सच गांधी की इन बातों से उभर कर हमारे सामने आता है। तो पहला भाग हमें उस व्यवस्था की, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में बताता है जो शिक्षा को लेकर, विदेश को लेकर और फूड हैबिट्स को लेकर गांधी को चुनौती प्रदान करती है, और गांधी उसका सामना भी करते हैं और बाद में गांधी इसे स्वीकार कर लेते हैं। ये अलग मुद्दा है। दूसरा भाग, अफ्रीका यानी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, एक मुस्लिम व्यापारी का केस लड़ने के लिए 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर गांधी अफ्रीका गए, लेकिन गांधी अफ्रीका में 21 साल तक रुक गए। अब अफ्रीका में गांधी का अनुभव कैसा रहा और गांधी ने अपने जीवन को संवारने में, लोगों का सहयोग लेने में, लीडरशिप को प्राप्त करने में, नॉन वॉयलेंस और तमाम तरह का जो लिटरेचर पढ़कर अपने आप को एक नेता के रूप में स्थापित करने का जो उनका प्रयास अंग्रेज़ों के साथ किया गया, जिसको वाहिद अली ने भी गांधी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पुस्तक में लिखा है। तो यहाँ दूसरे भाग में रायचंदानी, संसार में प्रवेश, पहला मुकदमा, आघात, अफ्रीका की तैयारी, नेटाल पहुँचना, अनुभवों की वानगी, प्रिटोरिया,
ईसाइयों से संपर्क, हिंदुस्तानियों से परिचय, कूलीपन का अनुभव, मुकदमे की तैयारी, कौन जाने कल की, नैटाल में बस जाना, रंग भेद गांधी के साथ होना। यानी कि जो एक्सपीरियंस व्यक्ति का होता है वह बड़ा मायने रखता है उसके चिंतन में। तो गांधी के साथ छुआछूत का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए गांधी का अनुभव बाबा साहब अम्बेडकर के अनुभव से अलग था। लेकिन जब गांधी, जिसको हम कह रहे हैं कि इंडियंस आर ब्लैक, भारतीय काले लोग हैं, अंग्रेज़ों की भाषा में वाइट स्किन, सफ़ेद चमड़ी की तुलना में काली चमड़ी के लोग हैं, अंग्रेज़ों की ऐसी मान्यता थी और है। तो रंग को लेकर गांधी के साथ भेदभाव किया गया, गांधी को ये बुरा लगा। ऐसा ही भेदभाव किसी अनटचेबिलिटी को लेकर किया जाए तो उसको बुरा लगेगा। ऐसा ही भेदभाव अगर जेंडर को लेकर किसी महिला के साथ किया जाए तो बुरा लगेगा। परंतु गांधी अन्य डिस्क्रिमिनेशन को छोड़कर केवल रंग भेद की बात करता है, क्योंकि गांधी के साथ रंग भेद हुआ, इसलिए वो अपने जीवनी में और उस व्यवस्था में रंग भेद की जो लड़ाई है उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से रंग के आधार पर भेदभाव हुआ है, जिसका प्रतिरोध भी किया गया। बाला सुंदरम, 3 पौंड का कर होना, धर्म का निरीक्षण, घर की व्यवस्था, देश राजनिष्ठा, तमाम तरह की बातें उन्होंने लिखी। तीसरे भाग में तूफान, कसौटी, शांति, बच्चों की शिक्षा, ब्रह्मचार्य और तमाम तरह का जो गांधी वहाँ पहुँचे, जिस तरह के हालात थे वेश्यावृत्ति को लेकर, महिलाओं से संपर्क को लेकर, महिलाओं की दुर्दशाओं को लेकर, और यहाँ से जो गुलामों के रूप में विशेष रूप से दक्षिण भारत से जिन लोगों को ले जाया गया जहाज़ों में भर भर के, तो वो तमाम तरह के मैकेनिज्म को गांधी ने देखा, साफ सफाई आंदोलन और तमाम गोखले की विजिट करना, इन सब का भी जिक्र गांधी ने किया है। चौथे भाग में गांधी ये बता रहे हैं कि किस तरह से उनका अपमान हुआ है अंग्रेज़ों से और उनके बीच कैसी व्यवस्था रही है, और जो भोजन करने की, रहन सहन की, बस्तियों की और तमाम तरह की जो व्यवस्था है उसके बारे में गांधी लिखते हैं। यहाँ जुलू विद्रोह, हृदय मंथन, सत्याग्रह, पत्नी की दृढ़ता, संयम की बातें, उपवास, तमाम तरह की बातों को गांधी ने अफ्रीका के उस क्षेत्र के हिसाब से लिखा है। जब गांधी भारत लौट आते हैं 1915 में, तो यहाँ अनुभव की वो बात करते हैं जहाँ शांति निकेतन है, कुंभ का मेला है, लक्ष्मण झूला है, भारत की विजिट करना और भारत को समझना, देखना कि भारत में कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, आश्रम की स्थापना, उद्योगपतियों से सहयोग लेना, पैसा लेना, जो साबरमती आश्रम बनाया गया उसमें एक दलित परिवार को रखना, फिर उसके लिए ये कहना कि छुआछूत नहीं करना चाहिए और मानवीय समानता में विश्वास करना चाहिए, फिर किसी लोगों को धमकी देना कि वो ऐसी बस्ती में जाकर बस जाएंगे, और उस धमकी के बाद किसी सेठ के द्वारा गाड़ी लेकर आना और गांधी को पर्याप्त मात्रा में पैसे देकर चले जाना, तमाम तरह की जो व्यवस्था है उसमें गांधी ने यहाँ अपने आप को स्थापित किया। द्वितीय महायुद्ध, जो पहला जो विश्व युद्ध है, फर्स्ट वर्ल्ड वार है, उसके लिए सोर्जेंट के रूप में केसरी हिंद की उपाधि अंग्रेज़ों से प्राप्त करना, अंग्रेज़ों का सहायता करना, अंग्रेज़ों के लिए स्टीचर के रूप में काम करना। और फिर जब गांधी को पता चला कि किस तरह किसानों की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, तो एक मूवमेंट के रूप में गांधी के द्वारा नील आंदोलन को लेकर या चंपारण को लेकर, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन को लेकर, और जो खेड़ा किसान सत्याग्रह, छोटे छोटे उन आंदोलनों को लेकर, और बाद में तमाम तरह की रोलेट एक्ट और जैसी सतह जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को लेकर प्रतिरोध करना, और उसके बाद असहयोग आंदोलन चलाना, और जो भारत में मूवमेंट था, जो नेशनलिज्म का आइडिया और जो भावना थी जो उभर रही थी, उस भावना का नेतृत्व करना, ये यहाँ गांधी का शुरू हो जाता है। जहाँ हम यहाँ खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा की लड़ाई, रंग रूटों की भर्ती, मृत्युशैया, रोलेट एक्ट और नवजीवन, यंग इंडिया समाचार पत्र, और जो बिजनेस क्लास है उसके साथ खादी और चरखा, असहयोग आंदोलन और तमाम तरह की इन बातों के बारे में गांधी ने लिखा है। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि गांधी की जब हम आत्मकथा की बात कर रहे हैं, गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, तो एक्चुअली गांधी ने जीवन को 3 भागों में बांटकर उस समय की जो धार्मिक व्यवस्था थी, उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी और ब्रिटिश साम्राज्य की व्यवस्था थी, अफ्रीका की जो रहन सहन की व्यवस्था थी, उन सब चीज़ों के बारे में गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। कुछ सच्ची बातें जो उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई थी उन्होंने अपने अनुभवों के रूप में अभिव्यक्त किया है। तो ये आत्मकथा हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें भी अपनी कहानी लिखनी चाहिए, उस कहानी को छोटा या कमज़ोर न माने,
क्योंकि गांधी की आत्मकथा का पूरा कंटेंट हमें यही प्रेरणा देता है। रीड, राइट एंड फाइट, हमें लिखना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है, हर कहानी का अपना एक किरदार होता है। थैंक यू सो मच।